Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam, enlightened Hindu civilization. सोचिए, क्या किसी व्यक्ति का दावा ही दुनिया का नक्शा बदल सकता है? क्या वेबसाइट, झंडा और पासपोर्ट छपवाकर कोई सचमुच देश खड़ा कर सकता है? और अगर हाँ, तो असली राष्ट्र और नकली राष्ट्र की रेखा कहाँ खींचती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की कहानी इन्हीं सवालों से शुरू होती है। 2023 में जब संयुक्त राष्ट्र जैसे गंभीर मंच पर एक महिला ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि हिंदुओं के लिए भारत से बाहर एक नया देश जन्म ले चुका है, तो सबके मन में पहला ख्याल आया, क्या ये मजाक है? लेकिन मजाक और साजिश के बीच जो धुंधला इलाका है, वही कैलासा की असली ताकत है। एक भगोड़े गुरु का दावा, एक धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल और एक संगठित डिजिटल ढांचा, ये सब मिलकर लोगों के मन में शक और आकर्षण दोनों जगाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी की धार्मिक पहचान असुरक्षित महसूस करती है, तो वह ऐसे प्रतीकों की ओर खींचती है जो सुरक्षा और गौरव का वादा करते हैं। कैलासा उसी भावनात्मक जरूरत को राष्ट्रवाद में बदलने का प्रयास करता है। सवाल यह नहीं कि दुनिया इसे मान्यता देती है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आस्था, पहचान और भ्रम के सहारे कोई राष्ट्र बिना जमीन के भी जीवित रह सकता? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान एक दिन उठे और बोले, मैंने अपना खुद का देश बना लिया, और वो भी ऐसा देश जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है? भारत से बाहर दुनिया के नक्शे पर एकदम नया नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि 2023 के संयुक्त राष्ट्र में हुआ एक सच्चा वाकया है। अब सोचिए, एक महिला मंच पर आती है, गंभीर चेहरा, आत्मविश्वासी आवाज, और कहती है कि हमारे पास झंडा है, पासपोर्ट है, अपनी सरकार है, बस दुनिया से मान्यता बाकी है। उस क्षण यूएन हॉल में जो सन्नाटा फैला, वही सन्नाटा अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक गूंज रहा है। पर यहां खेल सिर्फ शब्दों का नहीं, भावनाओं का है। एक पवित्र नाम कैलासा, भगवान शिव की नगरी, और अब वही नाम एक राष्ट्र बन चुका है। क्या यह धार्मिक गौरव का नया अवतार है या बस एक पाखंडी का मस्तिष्कीय प्रयोग? इस वीडियो में हम उस परत को खोलेंगे जिसे अभी तक किसी ने गंभीरता से नहीं देखा। क्या कोई देश सिर्फ भावना, स्क्रिप्ट और एक वेबसाइट से खड़ा हो सकता है? और अगर हां, तो अगला देश कहां बनेगा और अगला नायक कौन होगा? ये कहानी जितनी अजीब है, उतनी ही खतरनाक भी। इसलिए अगर आप सच्चाई जानने से पहले ये वीडियो छोड़ देंगे, तो शायद आप इतिहास के सबसे रहस्यमयी राष्ट्र निर्माण को समझने का मौका खो देंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर बताना, आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि सच की ये आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए, क्योंकि सच को फैलाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। 24 फरवरी 2023 संयुक्त राष्ट्र का एक शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था। अचानक मंच पर एक महिला आती है, सफेद पोशाक में, चेहरे पर गंभीरता और शब्दों में अटूट विश्वास। वह कहती है, हमने एक नया देश बनाया है, ये एक पूर्ण हिंदू राष्ट्र है, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश। पल भर को हॉल में सन्नाटा छा गया। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था में कोई एक नया देश घोषित कर रहा था, और वो भी ऐसा देश जो भारत के बाहर पूरी तरह से हिंदुओं के लिए समर्पित है। सवाल उठता है, क्या ये कोई मजाक है या वाकई एक नए हिंदू राष्ट्र का जन्म हो चुका है? वो महिला अपना परिचय देती है, मैं हूं विजयप्रिया नित्यानंद, कैलासा की स्थायी राजदूत। हमारे पास झंडा है, पासपोर्ट है, अपनी सरकार है और लाखों की आबादी भी। बस यूएन की मान्यता बाकी है। क्या कोई देश इतनी आसानी से बना सकता है? क्या एक भाषण से कोई राष्ट्र घोषित हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, ये लोग कौन हैं? क्या सचमुच भारत के बाहर कहीं एक नया हिंदू राष्ट्र खड़ा हो चुका है? ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसा दावा था जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। एक देश जो धार्मिक आधार पर खड़ा हो रहा है, क्या ये इतिहास में पहली बार हो रहा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? इस वीडियो में हम जानेंगे, ये देश आखिर है क्या, किसने इसे बनाया, और क्या वाकई दुनिया के नक्शे पर एक नया हिंदू राष्ट्र उभर चुका है? आप सोच रहे होंगे, अगर ये सिर्फ दावा होता तो शायद इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैलासा सिर्फ एक विचार या भाषण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सरकार नुमा व्यवस्था मौजूद है। इस कथित देश की अपनी सरकारी वेबसाइट है, जहां बताया गया है कि कैलासा का एक संविधान है, अपनी आर्थिक प्रणाली है, पासपोर्ट, वीजा और यहां तक कि कई मंत्रालय हैं, जैसे ट्रेजरी, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्सेस। वेबसाइट की भाषा और डिजाइन भी किसी असली सरकार की तरह पेश की गई है। मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग। एक अलग झंडा जिसमें धार्मिक प्रतीक हैं, पासपोर्ट जो असली लगते हैं, सरकारी दस्तावेजों की नकल, कैलासा की सोशल मीडिया पर मौजूदगी, प्रेस रिलीज और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व का दावा। आप खुद सोचिए,
इतनी तैयारी आखिर किस लिए? क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए किया गया है, या इसके पीछे कोई ऐसा एजेंडा है जो दुनिया की नजरों से बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कैलासा खुद को उन हिंदुओं के लिए बताता है जो अपने अपने देशों में धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित हैं। यानी यह सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक मिशन की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। पर क्या महज वेबसाइट बनाकर, झंडा लहराकर और कुछ प्रेस रिलीज छापकर कोई खुद को देश घोषित कर सकता है? इस दावे में जितना दिख रहा है शायद उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है, क्योंकि सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि कैलासा क्या है, बल्कि यह भी है कि यह बन कैसे गया और दुनिया इसे गंभीरता से क्यों ले रही है। जब आप कैलासा नाम सुनते हैं तो मन में पहला विचार क्या आता है? कैलाश पर्वत, वो दिव्य स्थान जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। एक ऐसा पर्वत जिसे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है, और अब उसी नाम को लेकर कोई एक देश की घोषणा कर देता है। क्या यह सिर्फ संयोग है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, यह नाम सिर्फ एक भूगोलिक टाइटल नहीं है, यह एक गहरी भावनात्मक और धार्मिक रणनीति है। नाम ऐसा जो करोड़ों हिंदुओं के दिलों में श्रद्धा जगाता है, आस्था को छूता है, और जब कोई उस आस्था को राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है तो लोग स्वतः ही जुड़ने लगते हैं। यहाँ पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। जब कोई अपनी धार्मिक पहचान से वंचित महसूस करता है तो वह किसी ऐसे प्रतीक की ओर आकर्षित होता है जो उसे सुरक्षा, गौरव और अपनापन दे। कैलासा उसी भावना का उपयोग कर रहा है। नाम से लेकर चिन्हों तक हर चीज को भगवान शिव के प्रतीकों से जोड़कर इसे आध्यात्मिक राष्ट्र की छवि दी जा रही है। लेकिन क्या आस्था का उपयोग करके कोई राष्ट्र खड़ा किया जा सकता है? क्या धार्मिक प्रतीकों को राष्ट्रवाद में बदल देना सही है? यह समझना जरूरी है कि कैलासा नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावनात्मक पुल है जो लोगों को उनके धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान से जोड़ने की कोशिश करता है। पर यही जुड़ाव कभी कभी सवालों और शंकाओं को जन्म देता है। हर देश का कोई संस्थापक होता है और कैलासा के पीछे जो नाम है वो है स्वामी नित्यानंद। लेकिन सवाल उठता है, ये शख्स कौन है? एक आध्यात्मिक गुरु, एक भगोड़ा अपराधी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को ईश्वर घोषित कर चुका है? नित्यानंद का असली नाम है अरुणाचलम राजशेखरन। दक्षिण भारत में जन्मे इस व्यक्ति ने बेंगलुरु के पास एक आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने खुद को परम पावन, जीवित शिव और यहां तक कि भगवान का अवतार बताया। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में बताई जाती है और उनके प्रवचन भारत के हर कोने में गूंजते थे। पर कहानी में मोड़ तब आया जब उन पर लगे गंभीर आरोपों ने सब कुछ बदल दिया। यौन शोषण, अपहरण और धोखाधड़ी जैसे मामले सामने आए। एक स्टिंग ऑपरेशन में उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ जिससे उनकी छवि को गहरा धक्का लगा। नतीजा ये हुआ कि भारत की कानून व्यवस्था ने उनके खिलाफ केस दर्ज किए और इंटरपोल तक का नोटिस जारी हुआ। उन्हीं दिनों नित्यानंद अचानक गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि वो देश छोड़कर कब और कैसे भागे, और फिर अचानक खबर आती है कि उन्होंने अपना खुद का देश बना लिया है, कैलासा। जो व्यक्ति भारत में भगोड़ा माना जाता है वो अब खुद को एक राष्ट्र का संस्थापक और ईश्वरीय प्रतिनिधि बताता है। वह कहता है कि उसे झूठे आरोपों के तहत फंसाया गया और यह सब एक साजिश है हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए। यह विरोधाभास दर्शकों के मन में सवाल उठाता है, क्या यह आदमी वाकई कोई उच्च चेतना वाला गुरु है जो गलत समझा गया, या यह सब कुछ एक बड़े धोखे का हिस्सा है? कहानी वहीं से और रहस्यमयी हो जाती है जब यह भगोड़ा व्यक्ति अचानक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखने लगता है और दुनिया के कई शहरों के साथ समझौते करने की कोशिश करता है। तो भगोड़ा या भविष्य दृष्टा, निर्णय आपका है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब तक आप जान चुके हैं कि कैलासा एक रहस्यमयी देश होने का दावा करता है, लेकिन सवाल सबसे बुनियादी है, ये देश आखिर है कहां? दुनिया के किसी भी आधिकारिक नक्शे पर कैलासा का कोई नाम निशान नहीं है। फिर भी इसके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने एक असली जमीन पर इसे स्थापित किया है। सबसे पहले नजर आती है दक्षिण अमेरिका की इक्वाडोर सरकार। खबरें आईं कि नित्यानंद ने इक्वाडोर के तट के पास एक द्वीप खरीदा है और वहीं पर कैलासा का मुख्यालय बनाया गया है। लेकिन जब मीडिया ने तहकीकात शुरू की तो इक्वाडोर सरकार ने साफ कहा, हमने कोई ऐसा देश मान्यता नहीं दी है। पर कहानी यही नहीं रुकती। जल्द ही कैलासा का नाम जुड़ता है बोलीविया से, जहां बताया जाता है कि नित्यानंद के प्रतिनिधियों ने बड़े जनजाति से संपर्क किया। दावा यह था कि उन्हें भारत के दिल्ली से 3 गुना बड़ा क्षेत्र 1000 साल के लिए पट्टे पर मिल गया है और बदले में उन्हें हर साल लाखों डॉलर की कमाई होगी। ये बात चौंकाने वाली थी। क्या वाकई कोई जनजाति किसी को एक देश बनाने के लिए जमीन दे सकती है? और अगर हां, तो वह सरकार क्या कर रही थी? बोलीविया सरकार ने बाद में इस सौदे को धोखाधड़ी बताया और जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि न तो जमीन की इतनी अवधि के लिए लीज दी जा सकती है और न ही इसे विदेशी राष्ट्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या आज की दुनिया में कोई व्यक्ति पैसा देकर
या बातचीत करके अपना देश बना सकता है? कैलासा का भौगोलिक रहस्य उतना ही गहरा है जितना इसका राजनीतिक और धार्मिक एजेंडा। और जब जमीन का सवाल सामने आता है तो उसकी जड़ें सिर्फ नक्शे में नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी और लालच में दिखाई देती हैं। कैलासा को जब आप सतही तौर पर देखेंगे तो ये एक सुनियोजित देश की तरह नजर आता है। वेबसाइट है, सरकारी मंत्रालय हैं, पासपोर्ट हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, इवन सामाजिक योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय मिशन तक। लेकिन जब आप इन कागजों के पीछे झांकते हैं तो सामने आता है एक काल्पनिक साम्राज्य जो असल में सिर्फ दस्तावेजों, डिजाइनों और डिजिटल दिखावे पर टिका है। कैलासा की वेबसाइट को खोलिए, हर मंत्रालय का नाम, उसका मिशन स्टेटमेंट और यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स की तस्वीरें भी मौजूद हैं। एक तरफ ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट लगती है, दूसरी तरफ हर चीज इतनी परफेक्ट है कि एक आर्टिफिशियल सेटअप की तरह लगती है। पासपोर्ट की बात करें तो वह असली पासपोर्ट जैसा दिखता जरूर है, लेकिन उसकी कोई वैधता नहीं। कोई देश या एयरपोर्ट इसे स्वीकार नहीं करता। फिर भी इसके सहारे नित्यानंद के अनुयायी इसे गर्व से शेयर करते हैं, एज इफ यह कोई पवित्र प्रतीक हो। और जब बात आती है आर्थिक प्रणाली की, तो कैलासा खुद को हिंदू आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र कहता है, जहां धन और धर्म का संतुलन होगा। लेकिन न कोई सेंट्रल बैंक है, न कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम, सब सिर्फ एक आइडिया है, एक प्रस्तुति जो भ्रम की दुनिया में सच जैसी दिखती है। तो सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ एक दिखावा है या फिर यह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है जहां धीरे धीरे लोगों की सोच, आस्था और पहचान को एक नकली ढांचे से जोड़ा जा रहा है? कैलासा का यह कागजी साम्राज्य दिखने में जितना भव्य है उतना ही अंदर से खोखला या खतरनाक हो सकता है। जब आपने पहली बार सुना कि कैलासा ने संयुक्त राष्ट्र में भाग लिया तो क्या आपने सोचा कि यह कोई वैध देश होगा? आखिर यूएन जैसे मंच पर किसी को बोलने का मौका यूं ही तो नहीं मिलता है ना। लेकिन यहीं से शुरू होता है प्रतिष्ठा का भ्रम, जिसे अंग्रेजी में कहें तो इल्यूजन ऑफ लेजिटिमेसी। 2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में विजय प्रिया नित्यानंद, जो खुद को कैलासा की स्थायी राजदूत बताती हैं, मंच पर बोलती हैं। वह भारत पर हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं और नित्यानंद को एक धार्मिक पुनरुत्थानकर्ता घोषित करती है। यह वीडियो वायरल होता है, लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं, क्या सच में कैलासा को यूएन ने मान्यता दे दी? हकीकत यह है, यह एक जनरल डिबेट सेशन था जहां कोई भी एनजीओ या प्रतिनिधि सीमित समय में बोल सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत साफ कर दिया कि कैलासा को कोई मान्यता नहीं दी गई है, पर तब तक तो लोगों के मन में शक का बीज बोया जा चुका था। और फिर सामने आती है खबर कि अमेरिका के कुछ छोटे शहरों ने कैलासा के साथ सांस्कृतिक समझौते किए हैं। बाद में जब मीडिया ने पड़ताल की तो कई शहरों ने बताया कि वे धोखे में आए और उन्होंने सोचा कि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संगठन है, नॉट अ सेल्फ डिक्लेयर्ड नेशन। इन घटनाओं का प्रभाव बड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिष्ठित मंच पर बोलते या बड़े देशों से जुड़ते देखा जाता है तो आम दर्शक उसे सत्य या वैधता से जोड़ने लगते हैं। कैलासा इस भ्रम का बखूबी फायदा उठा रहा है, जहां थोड़ी सी मंच की झलक, थोड़ा सा मीडिया कवरेज और कुछ आधे अधूरे समझौते मिलकर इसे एक असली देश जैसा मुखौटा दे देते हैं। अब जब हमने कैलासा की पूरी कहानी देखी, यूएन की रहस्यमयी स्पीच से लेकर इक्वाडोर और बोलीविया की जमीन, नकली पासपोर्ट से लेकर असली मंचों तक, तो सवाल सिर्फ यह नहीं बचता कि क्या यह सब सच है, बल्कि यह कि इसका मकसद क्या है। क्या कैलासा एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है? क्या यह एक ऐसा प्रयास है जो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर एक नई पहचान गढ़ना चाहता है? या फिर यह सब कुछ एक बहुत ही सुनियोजित धोखा है, जहां एक भगोड़ा संत झूठी मान्यताओं, फर्जी वेबसाइटों और गलत प्रतिनिधित्व से लोगों की भावनाओं का फायदा उठा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का सपना है या फिर हम दुनिया में धार्मिक राष्ट्रों की नई लहर की शुरुआत देख रहे हैं? क्या भविष्य में और भी ऐसे देश उभरेंगे जो धर्म के नाम पर खुद को राष्ट्र घोषित करेंगे? कैलासा के पास भले ही कोई भौगोलिक सीमाएं ना हो, लेकिन इसके पास एक भावनात्मक और वैचारिक प्रभाव है, और यही असर सबसे खतरनाक या सबसे ताकतवर हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कौन और कैसे इस्तेमाल करता है। और याद रखिए, धर्म, आस्था और राष्ट्र, जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो इतिहास में या तो क्रांति होती है या विनाश। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें कैलासा को केवल एक मजाक, एक धोखा या एक पागलपन मानकर छोड़ देना चाहिए, या फिर यह भविष्य की उस तस्वीर का संकेत है जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, धर्म या विचारधारा को आधार बनाकर राष्ट्र का दावा कर सकता है?
इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर बड़ा आंदोलन पहले एक विचार के रूप में शुरू होता है। एक विचार जिसे लोग पहले हंसी में उड़ाते हैं, फिर उस पर शक करते हैं और धीरे धीरे वही विचार लाखों को जोड़कर एक वास्तविकता बन जाता है। जब आप कैलासा को देखते हैं, इसके नकली पासपोर्ट, संविधान, वेबसाइट और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति, तो यह सब भले ही सतही लगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह हमारे समय की एक खतरनाक कमजोरी को उजागर करता है। आज की दुनिया इंटरनेट और सोशल मीडिया पर टिकी है। लोग स्क्रीन पर जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं और कैलासा ने इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया है। एक वेबसाइट, कुछ दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और भाषण, यही काफी था लाखों दिमागों में यह बीज बोने के लिए कि शायद यह सच हो सकता है। यही है इल्यूजन ऑफ रियलिटी और यही वह जगह है जहां यह कहानी डरावनी बन जाती है, क्योंकि अगर कोई भगोड़ा साधु यह सब कर सकता है तो कल को कोई और किसी और धर्म या विचारधारा के नाम पर और भी संगठित तरीके से यह कर सकता है। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में इंटरनेट पर बने ऐसे वर्चुअल राष्ट्र वास्तविक देशों को चुनौती देने लगे तो दुनिया कैसी दिखेगी। कैलासा हमें यह चेतावनी दे रहा है कि भावनाएं, खासकर धार्मिक भावनाएं, कितनी ताकतवर होती हैं। जब लोग अपनी पहचान, अपनी आस्था और अपने भविष्य को खतरे में महसूस करते हैं तो वे किसी भी प्रतीक, किसी भी झंडे और किसी भी नेता के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वह नेता सच हो या झूठ। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप कैलासा को एक ठगी मानेंगे जिसे समय के साथ भुला दिया जाएगा, या आप इसे एक गंभीर संकेत मानेंगे कि भविष्य में धर्म और राष्ट्रवाद का यह संगम और भी खतरनाक रूप ले सकता है। कमेंट में अपनी राय लिखें। क्या कैलासा सिर्फ एक भ्रम है या यह आने वाले समय का ट्रेलर है? और अगर आपको लगता है कि इस सच को और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इतिहास को समझना सिर्फ किताबों का काम नहीं है, बल्कि हमारी जागरूकता का भी हिस्सा है। याद रखिए, हर नकली चीज किसी असली कमजोरी पर खड़ी होती है और शायद कैलासा ने हमें हमारी ही कमजोरी का आईना दिखा दिया है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।